वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे स्कोरिंग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन देता है और अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मुश्किल लगता है तो बस 10 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके लिए नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। क्लियर है? तो चलिए पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है 2 PbO प्लस कार्बन, यहाँ पे 2Pb प्लस CO2 हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब भी लूज़ होता है तो यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो गेन जब होता है तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे PbO का जो है लेड ऑक्साइड का ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये रिड्यूस्ड होगा। क्लियर है? अब हम लोग ऑप्शन से समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेड जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पहला ऑप्शन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देखिए यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये सही है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, देखिए ये सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं, ए और बी जो है ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन 1 होगा इसके लिए। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं Fe2O3 और 2Al, ये बना रहा है Al2O3 और 2Fe। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रिएक्शन है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी दिया हुआ है डिकम्पोजिशन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा है एल्युमिनियम जो है वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है और Fe जो है वो बाहर हो जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो क्या होगा। टिक द करेक्ट आंसर टिक करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी Fe में अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डालेंगे, मतलब 2HCl, तो होगा क्या, यहाँ से FeCl2 और H2 ऐसा होगा रिएक्शन। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर है? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग समझते हैं। अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसके दोनों साइड में एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होगा, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखते हैं, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हेंस द केमिकल रिएक्शन, तो एक केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ जो एलिमेंट का टोटल नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। हेंस इट इज फॉर
दिस रीज़न दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो यही कारण है जिससे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उसको बैलेंस भी करना है। बताओ कैसे होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब ये टफ लग रहा है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करेंगे नाइट्रोजन के साथ, जिससे अमोनिया बनेगा, और इसको बैलेंस भी करना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट का आंसर देखें तो 3H2 लेंगे और N2 लेंगे और यहाँ से 2NH3 बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 6 है, इधर 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2। अब देखिए बैलेंस भी है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और यहाँ पे वाटर बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वाटर बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर देखेंगे तो ये बैलेंस्ड है या नहीं वो चेक करना होगा। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं तो अब ऑक्सीजन 6 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 कर दें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 और 4 टोटल हो गया 6। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन इस साइड जो है वो 4 है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? 2 हाइड्रोजन भी करना होगा। तो 2H2 और 2H2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन इस साइड भी 6 है। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ ये भी केमिकल इक्वेशन को लिख के बैलेंस भी करना था। क्लियर है? तो ये 2 हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सी में देखिए क्या है? बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ये रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम सल्फेट से Al2SO4 इससे, और बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट, मतलब ये बनाएगा AlCl3 और बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। अब इसको बैलेंस करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि इधर एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 करना होगा। तो एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 करना होगा, तो 2Al हो गया। अब क्लोरीन देखिए यहाँ पे 3 और ये 2 6 हो गया। अब क्लोरीन जो यहाँ पे 2 ही है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्लोरीन हो गया 6। अब देखिए बेरियम, बेरियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है और SO4 है, SO4 यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो SO4 3 और 3 दोनों साइड हो जाएगा, साथ में बेरियम यहाँ पे भी और इधर भी 3 हो गया। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, सी हो गया है। अब डी को देखते हैं। तो डी है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा H2। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि H2 तो है और यहाँ पे H2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ एक और हाइड्रोजन है और यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और इधर 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया हाइड्रोजन, इधर भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है? 2, इधर भी है 2, लेकिन पोटेशियम जो है इधर 2 है और यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये भी बैलेंस हो गया। क्लियर है? नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन।
अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंसिंग समझते हैं। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है HNO3 CaOH होल 2 CaNO3 होल 2 प्लस H2O। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है नाइट्रोजन या कैल्शियम ये सब को हम लोग बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। तो जैसे देखते हैं, अगर नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे N/2 है, नाइट्रोजन दो है। नाइट्रोजन इधर दो है और इधर नाइट्रोजन एक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, दो नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन। कैल्शियम यहाँ पे एक है और कैल्शियम इधर, तो कैल्शियम यहाँ पे एक है और कैल्शियम इधर भी एक ही है। नाइट्रोजन यहाँ दो था। उसके बाद अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक और दो है और यहाँ पे दो, चार हो गया। इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो इधर हाइड्रोजन जो है वो दो ही है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार हो जाएगा हाइड्रोजन। अब चार बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 × 2 मतलब 6। ऑक्सीजन हो गया इधर 6 और इधर 2, 8। और ऑक्सीजन अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पे 3 × 2 6 और यहाँ से 2, इधर भी ऑक्सीजन हो गया 8। अब इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? देख सकते हैं हम लोग कितना आसानी से इसको बैलेंस कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बैलेंस करना। बी में है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O, ऐसा है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसमें भी हम लोग पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे Na देखते हैं तो Na1 है और यहाँ पे Na देखते हैं तो इधर Na2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 Na हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब सल्फर देखते हैं, तो सल्फर यहाँ पे एक है, इधर भी एक ही है, तो सल्फर इधर एक, सल्फर इधर भी एक, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, टोटल हो गया 6। तो ऑक्सीजन हो गया 6। इधर देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा 6। अब देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर 2 है और एक यहाँ पे 3, सॉरी 2 और यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ 2 × 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4। देखिए इस तरह से ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई करना होगा, बस इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर का इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे। तो थर्ड NaCl AgCl AgNO3 और NaNO3। तो फ्रेंड्स ये पहले से ही बैलेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे Na और Na एक ही है, Cl और Cl भी एक ही है, Ag भी एक है और NO3 भी है। ये बैलेंस्ड है पहले से। अब हम लोग देखते हैं डी को। डी क्या है, BaCl2 H2SO4, ये है BaSO4 प्लस HCl। अब देखते हैं फ्रेंड्स, Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है, बैलेंस है। उसका सल्फर देखते हैं, तो सल्फर यहाँ पे 1, इधर भी सल्फर 1, सल्फर 1, सल्फर 1। अब क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है। इस साइड क्लोरीन 2 है और इस साइड क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। बस क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है और इधर भी 4 है, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो नीचे रिएक्शन है उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। जैसे ए में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर मतलब H2O।
अब ये बैलेंस है या नहीं उसको देखना है। तो सी ए इधर भी सी ए 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 ही है। अब देखते हैं कार्बन, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कार्बन दोनों तरफ 1 है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और इधर 2, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन भी 4 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और इधर भी 2, हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है फ्रेंड्स CaOH2 प्लस CO2 और यहाँ पे CaCO3 प्लस H2O, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, मतलब AgNO3, ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक नाइट्रेट, तो यहाँ पे Zn पे 2 प्लस होता है और यहाँ पे 1 होता है, मतलब हम लोग को क्या करना होगा, ZnNO3 होल 2 करना होगा प्लस, अब यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ होल 2 कर रहे हैं, तो 2Ag बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट सी देखते हैं। सी में क्या है, एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है और कॉपर बना रहा है। तो इसमें भी फ्रेंड्स देखेंगे तो क्लोरीन में यहाँ पे 2 होता है माइनस और यहाँ पे +3 होता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यहाँ पे Al2 लेना होगा। अब क्लोरीन में यहाँ पे 3 लेना होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 ले लें, इसको यहाँ नहीं लेते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा, AlCl3 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ से Cu बाहर हो जाएगा। तो Cu जो बाहर होगा, तो यहाँ पे 3Cu बाहर होगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को 3 लिया गया है, Cl2 को 3 लिया है, इसलिए 3 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी बैलेंस इक्वेशन निकल गया। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। उसके बाद जो है बेरियम सल्फेट है, मतलब BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पे KCl। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बस हो गया बैलेंस। इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और किस टाइप का रिएक्शन है ये बताना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड 2KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है। ये बना रहा है 2Ki और प्लस यहाँ पे बेरियम ब्रोमाइड, मतलब BaBr2। तो फ्रेंड्स ये कैसा रिएक्शन है ये भी बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरियम यहाँ पे आ जा रहा है और ये इस पे चला जा रहा है, तो ये जो होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये कैसा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह अगर बी का आंसर देखते हैं तो बी में जिंक कार्बोनेट है, मतलब ZnCO3 प्लस जिंक ऑक्साइड है, अच्छा प्लस नहीं, ये एरो में है, ये जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड दे रहा है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये टूट के ZnO और CO3 बना रहा है, CO2 बना रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगा ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं सी।
यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, H2 और Cl2, ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब 2HCl। तो अगर इसको देखते हैं तो ये दोनों ऐड होके ये बना रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डी देखते हैं, मैग्नीशियम है प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब HCl है। और फ्रेंड्स यहाँ पे HCl जो है ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 होता है +2, तो यहाँ पे Cl2 आ जाएगा और H2 गैस हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 आएगा। अब ये जो है ये कैसा रिएक्शन है, यहाँ पे इसको ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसका एग्जांपल बताना है। देखते हैं इसका आंसर, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट या लाइट या साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये कैसे होता है, क्योंकि रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है, तो उस टाइप का रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। जैसे Na और Cl2 ये मिलकर NaCl बना रहा है और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 411 किलो जूल, तो इस तरह से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर ये बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर है। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी का जरूरत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट यूज द एनर्जी फ्रॉम सन से जो लाइट आता है उसका एनर्जी यूज करता है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो CO2 और H2O इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, सनलाइट से। यही है फोटोसिंथेसिस, और इसको होने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट से ये एनर्जी गेन करता है, ये एनर्जी गेन करके CO2 और H2O को मिला के ग्लूकोज बनाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, ये एक्सप्लेन करना है। देखिए क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, तो हम लोग जो भी खाते हैं उससे हम लोग का बॉडी एनर्जी गेन करता है। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज। तो जो भी फूड खाते हैं हम लोग उससे जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में, जैसे ग्लूकोज। अब क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन सेल में एंड प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये पूरा प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए इसको रिएक्शन को, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन लेता है, गेन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसको ब्रेक करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इस कारण से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। और दोनों के लिए इक्वेशन लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है वो समझते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में बनाता है। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, और ये रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, दस दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस तरह से ये पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। क्यों, तो इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू गिव न्यू सब्सटेंस विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। अब होता यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस
कंबाइन होके नया सब्सटेंस बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ए बी है, इसको एनर्जी चाहिए, अब ए प्लस बी में तोड़ दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे ये एनर्जी गेन कर रहा है डिकम्पोजिशन, और ये ब्रेक कर रहा है दो सब्सटेंस में। अब कॉम्बिनेशन में क्या है कि दो सब्सटेंस जो है वो मिल के ए बी बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये अपोजिट है। क्लियर है, अब अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें इक्वेशन, तो जैसे यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 2H2 और ऑक्सीजन में टूट रहा है, इसी तरह 2H2 और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर 2H2O बना रहे हैं। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन का। राइट वन इक्वेशन each of each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताना है, जिसमें तीन एग्जांपल देना है, जिसमें एक में क्या है एनर्जी सप्लाई होगा किससे, हीट से, दूसरा में लाइट से, तीसरा में इलेक्ट्रिसिटी से। ये तीन एग्जांपल बताना है। तो फर्स्ट हीट वाला देखते हैं। तो 2FeSO4 है, फेरस सल्फेट। इसमें हीट जब करेंगे तो ये Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये एक रिएक्शन हुआ। दूसरा डिकम्पोजिशन बाय लाइट देखते हैं। तो हीट से हो गया, अब लाइट से देखते हैं। तो 2AgCl जो है, जब इसमें लाइट आएगा तो ये 2Ag और Cl2 में टूट जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है ये लाइट के कारण से हो रहा है। तीसरा डिकम्पोजिशन देख रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो 2Al2O3 जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा तो ये 4Al और 3O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ये जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के साथ फ़ायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसका एग्जाम्पल भी बताना है। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर दिया और एक्स बनाया और बी बाहर चला आया। तो यहाँ पे ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बी जो है वो कम रिएक्टिव है। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेसेस फ्रॉम न्यू कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ दो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो अपना प्लेस को छोड़ देता है और दो नया कंपाउंड बनाता है। जैसे देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है। यहाँ से ए इसमें चला गया तो ए डी बना दिया, और बी जो है इसमें आ गया तो यहाँ पे बी सी बन गया। तो ये दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे यहाँ CuSO4 है और यहाँ जिंक है, तो जिंक यहाँ आ गया तो ZnSO4 बना दिया और Cu बाहर चला गया यहाँ पे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए क्या है कि Ba जो है यहाँ आ गया तो ये बना दिया BaSO4। इसी तरह जो Na2 था वो यहाँ चला गया तो ये बना दिया 2NaCl। तो यहाँ पे इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से दो कंपाउंड बना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the displacement. Write down the reaction involved. जब हम लोग सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कॉपर मेटल डिस्प्लेस होके सिल्वर मिलता है। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन होगा ये लिखना है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन कॉपर के साथ करेंगे तो होगा क्या, कॉपर यहाँ आ जाएगा तो CuNO3 2 आ गया, और यहाँ से 2Ag जो है ये बाहर हो गया और Ag बाहर हो गया। इसी रिएक्शन में प्योर सिल्वर मिलता है। क्लियर है, वाई सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और एग्जांपल भी बताना है। A reaction in which insoluble solid called precipitate is formed is called precipitation reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं ये बनता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके CaCO3 बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और 2NaCl। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। क्लियर है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं हम लोग दूसरा एक एग्जांपल, Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, BaCl2 है बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे भी BaSO4 बना रहा है बेरियम सल्फेट और 2NaCl। तो यहाँ जो बेरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल पार्टिकल है जिसको प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, तो ये भी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीजन का गेन और लॉस होके ऑक्सीडेशन को बताना है और रिडक्शन को भी बताना है, दोनों का एग्जांपल दो दो देना है। देखते हैं, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे CO2 है, H2 है। यहाँ पे रिएक्शन जब हो रहा है तो CO बना रहा है और H2O बना रहा है। यहाँ H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ 2CO प्लस O2, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करके 2COO बना रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरह अब देखते हैं रिडक्शन, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सी CO2 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CO बना रहा है और H2O बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि CO2 में एक ऑक्सीजन इसमें चला जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब लॉस जब हो रहा है इसमें तो ये रिडक्शन हो गया। इसी तरह CO है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑक्सीजन इसमें चला जा रहा है, H2O बना रहा है और यहाँ पे CO रह जा रहा है, यहाँ पे भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हो गया रिडक्शन। क्लियर है? तो मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीजन लॉस होता है तो रिडक्शन होता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक कलर। मतलब शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है, एक्स है, ठीक है, ये मालूम नहीं कि क्या है, उसको हीट कर रहे हैं तो ब्लैक हो जा रहा है। नेम द एलिमेंट एक्स, तो वो जो एलिमेंट है वो क्या है, ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है 2CO और ऑक्सीजन, और तो ये बन जा रहा है, हीट कर रहे हैं तो 2COO, मतलब ये जो सब्सटेंस बन रहा है ये ब्लैक कलर का बन रहा है, और ये जो शाइनी ब्राउन कलर वाला एलिमेंट था वो ये था। इससे क्या पता चल रहा है कि ये कॉपर है, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है वो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है हीट करने के बाद। 18। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों दिया जाता है, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन when paint are contact of iron paint contact of iron articles from the moisture and air is cut off, hence rusting is prevented and their presence is essential for rusting to take place। फ्रेंड्स क्या है कि कोई आयरन का मान लेते हैं पार्टिकल है, अब आयरन का आर्टिकल है तो इसमें पेंट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये एयर या मॉइस्चर जो बाहर में है उससे कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, और कांटेक्ट में नहीं आने के कारण से इसमें रस्टिंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। क्लियर है? इसी कारण से इसमें पेंट लगा दिया जाता है जिससे ये कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट है ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई? फ्रेंड्स, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विथ दिस सब्सटेंस। नाइट्रोजन जो होता है वो इनर्ट गैस होता है और वो इजिली फैट या अदर जो ऑयल है उससे रिएक्ट नहीं कर पाता इजिली। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रेंसिड। और दूसरी तरफ क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके रेंसिड बना देता है, मतलब क्या होता है, उसको खराब कर देता है। दस बैग यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द बैग। तो जब भी फूड को पैक किया जाता है बैग में तो उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिमूव करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। ठीक है? तो व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, तो पैक में जब ऑक्सीजन गैस नहीं होगा, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम इज अवॉइड। तो इस तरह से फूड आइटम में जो भी ऑयल या फैट्स है उससे रेंसिडिटी नहीं होगा, और रेंसिडिटी नहीं होगा तो वो सड़ने से बच जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल इच। कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो पहले कोरोजन समझते हैं। कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल्स deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture, chemicals etc। तो फ्रेंड्स होता ये है कि कोई भी मेटल्स जनरली आयरन वगैरह जब ये मॉइस्चर, एयर या केमिकल के कांटेक्ट पे आता है तो ये डेटेरियोरेट हो जाता है, मतलब वो ख़राब होने लगता है, क्षय होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और जैसे इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, आयरन में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। मतलब यह है कि आयरन जब
एयर के प्रेजेंस से या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको बोलते हैं आयरन में जंग लग जाता है। ये उसका फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं मतलब दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यही क्या है, रस्ट मतलब जंग। रेंसिडिटी समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils that can easily noticed by the change in taste and smell is known as acidity। तो जो भी फूड है जिसमें फैट या ऑयल है, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है कुछ देर में, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उसका टेस्ट खराब होने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड स्मेल बटर चेंजेस विथ केप्ट फॉर लॉन्ग। बटर का जो टेस्ट स्मेल है ज़्यादा दिन तक रख देंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन के कारण से सड़ने लगता है, तो ये रेंसिडिटी है। तो आप रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को कहाँ पे स्टोर करेंगे? एयर टाइट कंटेनर में, जिससे उसमें एयर ना आए, ऑक्सीजन ना आए, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दूसरा, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में भी फूड को रख के हम लोग उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं। फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट भी रख रख दिया जाता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे फूड जो है वो देर तक टिका हुआ रहता है, सड़ता नहीं जल्दी। तो स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, या फूड को नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन ना होता है, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से एसिडिटी से बचाया जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाइए।